हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सरस्वती ट्यूटोरियल में। मैं सीमा यादव आज से आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊंगी। ठीक है, आशा करते हैं कि मेरा पढ़ा आप लोगों को समझ में आएगा। इससे पहले आप लोगों ने रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ा होगा, भौतिक विज्ञान पढ़ा होगा, क्योंकि 9th क्लास में आपके साइंस में 3 पार्ट हैं। पहला है आपका रसायन विज्ञान, दूसरा है जीव विज्ञान और तीसरा है भौतिक विज्ञान। ठीक, रसायन विज्ञान आप लोग पढ़ लिए होंगे, पढ़ रहे होंगे। जीव विज्ञान आज से हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो जो हम लोगों का जीव विज्ञान है हमारे बुक में यूनिट 2 है। ठीक है, यूनिट 2 है और अध्याय कौन सा है? 5 है। लेकिन जीव विज्ञान के लिए पहला अध्याय है, इसलिए इसकी कॉपी आप अलग बनाएंगे और इसको आप पहले अध्याय से अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग का जो यूनिट 2 का पहला अध्याय जो है जीव विज्ञान का, वह है जीवन की मौलिक इकाई। अब जीवन की मौलिक इकाई क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। तो आपने सुना होगा कि जीवन की जो मौलिक इकाई होती है वो कोशिका होती है। उससे पहले आप लोग अपनी कॉपी में एक मोटी हेडिंग डालिए और वहां लिखिए जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? विज्ञान की वह शाखा, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं या सजीवों का अध्ययन किया जाता है, जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। फिर नीचे लिख लेंगे, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आप नीचे एक लाइन लिख लेंगे कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक, क्या करेंगे आप, इतना आप सबसे पहले आप इसको नोट कर लेंगे। ठीक, आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। जो सेल होती है, कोशिका होती है, जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अभी जो अगर 9th क्लास के बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही अगर 10th के बच्चे देख रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे देख रहे हैं, सेकेंड ईयर के बच्चे देख रहे हैं, या फिर कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे देख रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है आप ही के लिए है और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से, कोशिका विज्ञान से पूछ लिया जाता है और ये सिलेबस में होता है, हर एक के सिलेबस में होता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सेल बायोलॉजी क्या है। ठीक, तो सब सेल बायोलॉजी जो है हम लोग पढ़ेंगे, अभी अपना चैप्टर भी पढ़ेंगे, अपने चैप्टर के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं। कोशिका शब्द आई है तो इसको हम लोग जान लेते हैं सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीवों का या जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है या जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है,
पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है वो जीव विज्ञान कहलाता है। सेम वैसे ही कोशिका विज्ञान की भी परिभाषा वैसे ही होगी, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका के संरचना का अध्ययन किया जाता है वह कोशिका विज्ञान कहलाता है। कोशिका विज्ञान के लिए, सेल बायोलॉजी के लिए, सेल के स्ट्रक्चर के लिए एक शब्द होता है, वह है साइटोलॉजी। कॉपी कलम निकाल के सबसे पहले आप इसको अपनी कॉपी में नोट कीजिए, साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी ही है जिसके अंतर्गत सारा अध्ययन, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, कोशिका के स्ट्रक्चर को कहाँ अध्ययन किया जाता है, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांगों का अध्ययन कहाँ किया जाता है, इन सब का जवाब एक होगा साइटोलॉजी में। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कोशिका का संरचना, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग के बारे में, कोशिका की बाहरी आवरण, कोशिका की आंतरिक आवरण, जीवन की मौलिक इकाई का अध्ययन किया जाता है, वह साइटोलॉजी कहलाती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। साइटोलॉजी से ही अब आता है कि ये जो साइटोलॉजी है, ये शब्द का खोज किसने किया, या साइटोलॉजी शब्द के आया कहाँ से, इसके जनक कौन है। क्योंकि हर बार पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी बताइए, फादर ऑफ जियोलॉजी बताइए, फादर ऑफ बॉटनी बताइए, फादर ऑफ बायोलॉजी बताइए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अक्सर इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि साइटोलॉजी के जनक क्या है, कौन है, या साइटोलॉजी जो टर्म है, शब्द है, उसको किसने यूज किया था। तो ये आपका होगा हर्बर्ट विंग ने। हर्ट विंग नामक एक वैज्ञानिक है जिन्होंने साइटोलॉजी शब्द का खोज किया। इसको आप कॉपी में अपने नोट कर लीजिए। ठीक, साइटोलॉजी से ही मिलता जुलता एक शब्द होता है साइटोजेनेटिक्स। क्या होता है? साइटोजेनेटिक्स। वैसे बच्चों जो साइटो का मतलब होता है, साइटो मतलब सेल, सेल मतलब कोशिका, आपसे कोई क्वेश्चन करे कि साइटोजेनेटिक्स क्या है, साइटोलॉजी समझ में आ गया होगा आपको कि कोशिका की संरचना के बारे में या कोशिका के बारे में जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वही क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। वैसे ही साइटोजेनेटिक्स है। किस प्रकार से? जेनेटिक्स का मतलब होता है आनुवंशिकी। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी का मतलब है कि जो लक्षण होते हैं पेरेंट्स के, वो उनके बेबी में, उनके डॉटर्स में, या फिर उनके जो संतान होते हैं उनमें कैसे जाता है। तो वो गुण होता है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के द्वारा ही, आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा ही माता पिता के जो भी लक्षण है वो उनके संतान में जाते हैं। ठीक, तो जिसके अंतर्गत या जिस शाखा के अंतर्गत कोशिका के आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है, कोशिका आनुवंशिकी का अध्ययन किया जाता है, वह साइटोजेनेटिक्स कहलाता है। अब ये जो साइटोजेनेटिक्स है, सबसे पहले इस शब्द का यूज किसने किया, इनको फादर किसको बोला जाता है, ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ये कंपटीशन लेवल का है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी 9th क्लास में भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ लेता है, कभी कभी फर्स्ट ईयर में है, कभी बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं जिसका आंसर हमें नहीं पता होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। H.J. मूलर कौन है? H.J. मूलर। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, हिंदी वाले जो बच्चे हैं, H.J. मूलर। ये क्या है? साइटोजेनेटिक्स के जनक है। साइटोजेनेटिक्स शब्द जिन्होंने प्रयोग किया था वो साइंटिस्ट हैं H.J. मूलर। ठीक है, उसके बाद आता है कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? जैसे ये तो हो गया। साइटोलॉजी के जनक कौन है? ये तो हर्बर्ट ने
शब्द दिया था साइटोलॉजी, लेकिन इसके जनक कौन है? कोशिका विज्ञान के जनक किसे बोला जाता है? उसको क्वेश्चन पूछ लेता है अक्सर आपके एग्जाम्स में, ठीक है। तो आप यहाँ लिखेंगे जो कोशिका विज्ञान के जनक हैं वह है रॉबर्ट हुक। आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक है, या कोशिका विज्ञान के जनक रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फादर ऑफ सेल साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी कर सकते हैं, फादर ऑफ सेल बायोलॉजी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है। साइटोबायोलॉजी या साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी के जो जनक हैं वो कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। साइटोलॉजी शब्द जो है उसको सबसे पहले हर्टविन ने दिया था, हर्टविन ने प्रयोग किया था, लेकिन जनक जो है वो रॉबर्ट हुक को माना गया है। क्यों? क्वेश्चन आता है क्यों रॉबर्ट हुक को ही क्यों माना गया? तो अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर रॉबर्ट हुक को क्यों जनक माना गया। ठीक, उन्होंने जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है? माइक्रोग्राफिया। हिज बुक नेम इज माइक्रोग्राफिया। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हैं उनके बुक का जो नाम है वह माइक्रोग्राफिया है। ठीक है, माइक्रोग्राफिया है जिसमें उन्होंने सेल थ्योरी को लिखा है। सेल जो सेल बायोलॉजी है उसके बारे में लिखा है कि किस तरीके से उन्होंने सेल की खोज की, क्या चीजें होती हैं। ठीक, उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है। ये तो हो गए ओल्ड, सबसे पहले इन्होंने खोज किया था सेल का, जो कि डेड सेल पे इन्होंने खोज किया था। अभी हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से इन्होंने डेड सेल पे खोज किया था। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन है? मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक कौन है, या मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। ठीक है, कौन है? हु आर द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी? तो इसका जवाब आप लोग देंगे कि जो मॉडर्न साइटोलॉजी के जनक है वह है स्वानसन। कौन है? स्वानसन। मॉडर्न साइटोलॉजी, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज स्वानसन। स्वानसन। इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं कि आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक स्वानसन है। स्वानसन है। ठीक है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वह स्वानसन है, जिनके बुक का नाम क्या है? जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि रॉबर्ट हुक के बुक का क्या नाम था, आप लोग कमेंट सेक्शन में अभी लिख के बताइए। रॉबर्ट हुक ने किस बुक को लिखा था और उसका क्या नाम है, अभी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ठीक, इनकी बुक का जो नाम था स्वानसन का वह है सेल बुक। ठीक, सेल बुक इनके बुक का नाम है। ठीक है, आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? स्वानसन है, और उन्होंने जिस बुक को लिखा था उसका नाम है
सेल बुक। ठीक, जो रॉबर्ट हुक थे वह 1.5 साल पे वर्क किए थे, जबकि जो सॉमसन थे वह लिविंग सेल पर अध्ययन किए थे। इसको भी अभी हम लोग पढ़ेंगे। आगे आइए, जितने टॉपिक्स बताते जा रहे हैं आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ठीक, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तभी आप कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताएंगे। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये तो आधुनिक हो गए, वो प्राचीन काल के हो गए, तो अभी आप लोग बताइए कि जो भारतीय है, भारतीय भी तो कुछ खोज करते रहते हैं, तो भारतीय कोशिका विज्ञान के या कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कौन है? आप लिखेंगे आपसे क्वेश्चन अगर किया जाता है, किसी को पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। भारतीय जो कोशिका विज्ञान के जनक है वो है A.K. शर्मा। A.K. शर्मा कौन है? A.K. शर्मा है। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी इज A.K. शर्मा। ठीक है, कौन है? A.K. शर्मा है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। इतनी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। ये इम्पोर्टेंट टर्म है क्योंकि अक्सर कंपटीशन एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे क्योंकि ये चीजें बुक में होती नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उस टाइम बच्चे कहते हैं हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं है, ये क्वेश्चन कहाँ से उठा लिया। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं डिस्कवरी ऑफ द सेल। डिस्कवरी ऑफ द सेल, कोशिका की खोज। इसका हिंदी क्या होगा? कोशिका की खोज। अब बताइए कोशिका की खोज किसने की थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल सही, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। सर्वप्रथम कोशिका की खोज आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क की पतली झिल्ली से स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से किया था। ये तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज सन 1665 ईस्वी में कार्क की पतली झिल्ली से स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से किया था। ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो क्या बताएंगे आप? रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किस सन में की गई, तो आप क्या बताएंगे? 1665। क्या बताएंगे? 1665। रॉबर्ट हुक ने किस पे खोज की थी, तो आप बताएंगे कार्क पर।
कार्य कैसा सेल होता है, तो आपका आंसर होगा डेड सेल होता है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों के जो माइंड है उसको डाइवर्ट करने के लिए, उनको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप लोग इसका जवाब देंगे, ठीक। उसके बाद होता है कि एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये जो सेल शब्द है, क्योंकि जब रॉबर्ट हुक ने खोज किया था तो रॉबर्ट हुक ने सेल को सेल नहीं बोला था, सेलुला बोला था। क्या बोला था? कोशिका को क्या बोला था? सेलुला बोला था। क्या बोला था? सेलुला, सेल नहीं, सेलुला बोला था। बाद में इसका नाम चेंज करके सेल रखा गया, ठीक है, सेल बोला गया बाद में, लेकिन उन्होंने सेलुला बोला। और जब अपने स्वनिर्मित इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखा, उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो उन्होंने देखा कि जो ये स्ट्रक्चर थे, कार्य का जो स्ट्रक्चर था वह सूक्ष्मदर्शी में कुछ इस शेप का दिखाई दे रहा था, इस तरीके से। ये क्या है? कभी देखा है आप लोगों ने? हनीकॉम्ब देखा है? मधुमक्खी का छत्ता, उसकी जो संरचना दिखी उनको मधुमक्खी की छत्ते की जैसी संरचना दिखी। कौन सा? कार्य को जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा था और ध्यान से देखा उन्होंने, इसमें छोटे छोटे खाली स्थान, स्पेस दिखाई दिए उसको। उसमें उनको क्या दिखाई दिया? स्पेस दिखाई दिया, जिसको वहां उसका नाम क्या रखा गया था? न्यूक्लियस रखा गया था। ये सारी चीजें आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक। आगे देखते हैं। क्लास अगर समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, जो चीजें नहीं समझ में आ रही तुरंत कमेंट में आप कमेंट कीजिए कि चीजें समझ में नहीं आ रही है, तो उसको एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आप लोगों के सिलेबस में बस इतना जानना है, कोशिका की खोज किसने की, कब किया गया है, किसने किया, फादर कौन है, ये सारी चीजें आपको जितनी चीजें बता रहे हैं आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपकी बुक में दिया है, आप अपने बुक में देखिए, कोशिका से संबंधित कुछ प्रमुख खोजें। अब ये तो रही रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, उनके खोजने के बाद भी वैज्ञानिक जो थे शांत नहीं बैठे थे, वह कोशिका की खोज करते ही जाते, कोशिका के बारे में खोजते ही जा रहे थे कि आखिर क्या चीजें हैं। सबसे पहले जब रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम सूक्ष्मदर्शी के अपने द्वारा बनाए गए सूक्ष्मदर्शी से कार्य के टुकड़ों से कोशिका की खोज कर ली और उन्होंने सेलुला नाम दे दिया, फिर उस पे वर्क शुरू हो गया। और इसका सारा जो डिस्कवरी है, मतलब जितना डिस्क्रिप्शन है, जितना इन्होंने खोजा, उससे जानकारी मिली, उसको किस बुक में लिखा था? कमेंट में जाके बताएं, क्योंकि अभी हमने बताया है। कमेंट में इसका उत्तर तुरंत दें कि रॉबर्ट हुक के द्वारा लिखे गए बुक का क्या नाम था। अभी आप लोग नोट कीजिए और बताइए क्या चीजें हैं। उसके बाद आता है, जब इन्होंने खोज कर लिया तो उसके बाद एक वैज्ञानिक है एंटोनी वान लीवेनहॉक, नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो अब से सुन लीजिए, क्योंकि ये नाम बार बार आपको सुनने को मिलेगा। एंटोनी वैन लीवेनहॉक, एंटोनी वान है, सॉरी, एंटोनी वान लीवेनहॉक। क्या है? एंटोनी वान लीवेनहॉक। ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, ठीक है। हरदम हमेशा पूछ लिया जाता है कि जो एंटोनी वान लीवेनहॉक है कहाँ के वैज्ञानिक थे। इसको भी आप नोट कर लीजिए, कहीं आप स्टार बना के नोट कर लीजिए कि जो एंटोनी वान लीवेनहॉक थे वह हॉलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? हॉलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया कि बरसात का मौसम था, ठीक, बरसात का मौसम था और
होते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि थोड़े से जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, तो ऐसे ये भी थे, वैज्ञानिक थे ही। साथ ही इन्होंने क्या किया कि बरसात का मौसम था, भीगे हुए थे, कुछ इनके हाथ में कीचड़ लगे हुए थे, बाहर थे, कुछ हाथ में कीचड़ लगे हुए थे, कुछ माउथ में होता है ना कि जब हम लोग कुछ खा लेते हैं माउथ को फ्रेश नहीं करते, धुलते नहीं है, तो माउथ में खुरचन लगा होता है। जैसे कि हम लोग ब्रश कर लेते हैं तो साफ हो जाता है, लेकिन बिना ब्रश अगर हम टच करें तो देखते हैं कि व्हाइट व्हाइट कलर का दिखाई देता है। ठीक, तो ऐसे ही उन्होंने क्या किया, जो मिट्टी था उसको देखा, कुछ पानी लाया, तालाब से पानी लाए। ठीक, और साथ ही साथ जो उनके दांतों पे जो खुरचन थे, जो पदार्थ लगा हुआ था, उसको उन्होंने सूक्ष्मदर्शी पर देखा, रख के देखा, आखिर हम इसको देखते हैं क्या चीजें होती हैं। तो वहां उन्होंने जब देखा तो सबसे पहले देखा कि इसमें तो कुछ ऐसे जीव हैं जो चल रहे हैं, जिनमें मोशन हो रही है, गति हो रही है, क्या चीजें हैं। तो और उन्होंने और बड़ा करके और विस्तार से उसके बारे में अध्ययन किया, और सबसे पहले उन्होंने जीवित सेल के बारे में बताया, और सबसे पहले जीवाणु की खोज की। सबसे पहले कहा जाता है, पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले किस सूक्ष्म जीव या किस कोशिका की खोज हुई थी। तो डेड सेल में तो कार्क से रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन लिविंग सेल में सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने लिविंग सेल, जीवित कोशिका को खोजा था। जीवित कोशिका को खोजा था, सबसे पहले किसका खोजा था? जीवित कोशिका को खोजा था, जिसका नाम क्या दिया गया? बैक्टीरिया, जीवाणु। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीवाणु। सबसे पहले एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने, और इसका सन भी पूछ लेता है कि किस सन में, इसको आप लिखेंगे 1674 ईस्वी में। ठीक है ना? हाँ, किस सन में? 1674 ईस्वी में जीवित सेल की खोज हुई थी, जीवित कोशिका का खोज किया था। और अगर कभी, ये तो है, और एक काम और होता है, माइक्रोबायोलॉजी के जनक भी किसको बोला गया है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हैं, माइक्रोबायोलॉजी के जो जनक हो कौन है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अब आ गया है तो बता दे रहे हैं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आरबीसी की खोज किसने की थी? आरबीसी का मतलब समझ रहे हैं? रेड ब्लड कार्पेसल्स, लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, जो हमारा रेड ब्लड होता है, हम लोग का जो ब्लड होता है, उसकी बात कर रहे हैं। उसको भी किसने खोजा था? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अगर स्पर्म की बात आती है, इसका मतलब होता है शुक्राणु। इसके बारे में अगर अध्ययन करना हो, सबसे पहले अध्ययन किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए जरूरी है। उसके बाद है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, जो प्रोटोजोआ होते हैं ये भी जीव हैं। इसकी भी खोज जनक किसको बोला गया है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को। सबसे पहले इन्होंने खोजा था। ठीक, प्रोटोजोआ के बारे में बताएंगे, आगे आप लोग पढ़ेंगे भी है, जानेंगे भी। जो प्रोटोजोआ संघ के सदस्य होते हैं, एक कोश की होते हैं, इनमें जो सारी क्रियाकलाप होती है एक ही सेल के अंदर होती है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे, एक एक चीज के बारे में पढ़ते जाएंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, और आपके क्लास से भी है, और साथ ही साथ आप कंपटीशन के लिए भी तैयारी करते चले, क्योंकि आज आप पढ़े, एक बार और रिपीट करेंगे, आपकी तैयार हो जाएगी, फिर दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए घबराइए नहीं, धीरे धीरे हम लोग पढ़ते हैं। चलिए,
जितना बताते जा रहे हैं आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। ये चीजें आपको मिलेगी नहीं कहीं, बहुत ढूंढने पे मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। ठीक, एंटोनी लेवेनहाक ने एक बुक का भी खोज किया, लिखा था। उनके बुक का क्या नाम है, किसी को पता है? बुक का नाम पता है? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इनके बुक का क्या नाम है? नोट कीजिए, तुरंत नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। चलिए, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है, ये किनके बुक का नाम है? लेवेनहाक की बुक का नाम है। इसको आप ये मत कहने लगिएगा कि सोच लीजिएगा प्रकृति के रहस्य, नहीं, हिंदी में भी इसका यही होगा, सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक, और जो भी चीजें इन्होंने अध्ययन किया, खोजा, उसको इसमें लिखा, इस बुक में लिखा, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर आप में दिया है अगला पॉइंट, रॉबर्ट ब्राउन। अगला जो वैज्ञानिक है रॉबर्ट ब्राउन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन, जो रॉबर्ट ब्राउन है बच्चों, रॉबर्ट हुक से मिलता जुलता नाम है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, रॉबर्ट हुक से मिलता जुलता नाम है ना। इन्होंने कोशिका की खोज नहीं की थी। ये अक्सर क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेता है और वहां आपको कंफ्यूज कर देता है कि आखिर एक्चुअली में सही क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग डाउट में, कंफ्यूज में मत होइएगा, आंसर सही दीजिएगा। ठीक, जो रॉबर्ट ब्राउन है, उन्होंने सन 1831 में, कब? 1831 में न्यूक्लियस की खोज की थी। किसकी खोज की थी? न्यूक्लियस की खोज की थी। जो रॉबर्ट हुक ने कोशिका के अंदर जो संरचना देखी थी, वहां वो डिफाइन नहीं कर पाए थे। रॉबर्ट हुक वहां डिफाइन नहीं कर पाए थे। उन्होंने बताया कि हाँ, कुछ स्ट्रक्चर है, जिसको सेलुला नाम दिया, जिसके वजह से उन्होंने बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगी और इनका जीवन ऐसे चलता होगा, बताया था। लेकिन इसके अंदर केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक की उपस्थिति होती है, उसके बारे में कौन बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। कोशिका में आप ऐसे लिख सकते हैं, कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। क्या लिखेंगे आप? कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति सन 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। ठीक, अगला जो टॉपिक्स है आप में स्लाइडेन तथा स्वान। अब जो स्लाइडेन और स्वान है, इनको कोशिका सिद्धांत के जनक के रूप में जाना जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, आगे हम बताते हैं। स्लाइडेन और स्वान, ये दो वैज्ञानिक हैं। ठीक है, ये जो दो वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया था। और इन्होंने बताया था कि जो कोशिका होती हैं वो दो तरह के होती हैं। कुछ कोशिका जो होती है प्रिमिटिव होती हैं, कुछ जो होती है एडवांस टाइप की होती हैं। इस तरीके से उन्होंने बताया था कि कुछ पादप कोशिका होती है, कुछ जंतु कोशिका होती है, किसी में सेल वॉल पाई जाती है, किसी में नहीं पाई जाती है। इन सब में
पता है। ये दोनों वैज्ञानिक दो जगह थे, बाद में दोनों वैज्ञानिक एक पास आए, अपने जो विचार थे उनका आदान प्रदान किया। कौन? जो स्लाइडेन और स्वान थे, ठीक है। इन्होंने आपस में बताया और बाद में ये बताया, फाइनली निष्कर्ष निकाला, इन्होंने लिखा भी है, आप देख सकते हैं। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के विषय में बताया। इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिका से बने हैं और कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। ठीक, इन दोनों ने मिलकर ये बताया कि जितने जीवधारी होते हैं, सजीव होते हैं, सभी किससे बने होते हैं? कोशिका से बने होते हैं। कोशिका जो होती है मूलभूत इकाई होती है। जैसे अभी जब क्लास स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट होने से पहले ही आपको बताया गया था शुरू में कि जो कोशिका होती है जीवन की आधारभूत इकाई होती है, या जो कोशिका है जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन एंड यूनिट ऑफ लाइफ। इसको आप लिख भी सकते हैं, यहां से ये निकल के आता है, सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional units of life। कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से फिर बताया गया, अगले जो वैज्ञानिक हुए, पुरकिंजे हुए, जिन्होंने खोजा कि जो कोशिका है, कोशिका में जीवद्रव्य होते हैं जो कि जीवन के लिए या कोशिका के लिए आधारभूत इकाई है। अगर जीवद्रव्य नहीं है, कोशिका जीवित नहीं रहेगी। पुरकिंजे ठीक है, पुरकिंजे नामक एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने ये बताया कि जो कोशिका है, कोशिका के अंदर एक लिक्विड पार्ट पाया जाता है। ये सारे लोग सूक्ष्मदर्शी से देख रहे हैं, देख देख के और अपना निष्कर्ष निकालते जा रहे हैं। बहुत वैज्ञानिक देखते थे, लेकिन जो सक्सेस होते, जिनका थियरी सबसे अच्छा आता है और सबसे बेटर हो जाता है, उन्हीं का नाम आता है और उन्हीं को बेस्ट माना जाता है। तो ऐसे पुरकिंजे ने बताया कि जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर कुछ लिक्विड पार्ट पाया जाता है, जिसके बिना जो है, अगर ये उपस्थिति नहीं होगा तो वो कोशिका जो है वो डेड मानी जाएगी, मृत्यु मानी जाएगी। तो जो अंदर द्रव्य पाया गया, लिक्विड पाया गया, उसको पुरकिंजे ने बताया जीव द्रव्य। क्या नाम दिया? जीव द्रव्य नाम दिया था। किसने? पुरकिंजे ने। पुरकिंजे ने क्या नाम दिया? जीव द्रव्य की खोज की थी, ठीक है, और जीव द्रव्य का प्रतिपादन किया था। कोशिका के द्रव्य के लिए जीव द्रव्य शब्द का प्रतिपादन किया था, या जीव द्रव्य नाम दिया। उसके बाद आता है बिरचोव। इनका जो पूरा नाम है आरजेएच बिरचोव। आरजेएच बिरचोव है। इनका भी नाम बहुत फेमस है, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो कोशिका होती है वह एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ बिरचोव महोदय ने बताया कि जो कोशिका है वह पूर्ववर्ती कोशिका से बनी होती है। बिरचोव ने आरजीएच नहीं होगा, सॉरी, रोडोल्फ बिरचोव है। सॉरी, हमने गलत बोल दिया, इसको आप लोग सही कर दीजिए। रोडोल्फ, ठीक है, रोडोल्फ बिरचोव है, जो कि कब खोजा था? आपकी बुक में दिया 1855 में इन्होंने बताया कि जो जीवन होती है, कोशिका होती है, जीव की उत्पत्ति होती है, वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही होती है।
पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। मतलब अगर एक कोशिका है, इसी से दूसरा कोशिका बनेगा, ठीक, इसी से दूसरे कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। मतलब इन कोशिका का निर्माण होने के लिए पूर्ववर्ती कोशिका का होना उपस्थित अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि पहले जो वैज्ञानिक थे, आप लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि कुछ वैज्ञानिक ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमने पसीने से लगे कपड़े निकाल के बॉक्स में रखे, संदूक में रखे, 10 दिन बाद देखा उसमें छिपकली आ गए थे, छिपकली ने जन्म ले लिया था। कुछ वैज्ञानिक ने कहा कि हमने मक्के के भुट्टे को पैक करके रखा, वहां से चूहे जन्म ले लिए। कुछ वैज्ञानिक ने कहा कि जो है, जो कोई भी पदार्थ ज्यादा दिन तक रखा जाता है तो वहां से उस पदार्थ से नए नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक। लेकिन इस सिद्धांत को उन्होंने गलत ठहरा दिया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक सजीव कोशिका नहीं उपस्थित होगा तब तक किसी जीव की उत्पत्ति नहीं होगी, ठीक है, किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं होगी। अब इसके लिए लुईस पाश्चर का नाम सुना है आपने? लुईस पाश्चर का, जिन्होंने जो स्वान नेक का प्रयोग किया है, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट किया है, आपने सुना होगा और पढ़ेंगे भी आप लोग कि उन्होंने क्या किया था कि स्वान देखा है ना आप, हंस देखे हैं, उनकी जो गला होती है बहुत बड़ा होता है, तो शेप का कुछ इस तरीके से, इस तरीके से उन्होंने पात्र लिया था। इसको इरेज करते हैं। जिसमें कुछ मांस के टुकड़े रख दिए और इसको बंद कर दिया। कई दिनों तक देखा, इसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ, मांस का टुकड़ा जो है खराब नहीं हुआ, उसमें कीड़े नहीं पड़े, उसमें जीव उत्पन्न नहीं हुए। लेकिन जब उन्होंने क्या किया कि इसको ऐसे तोड़ दिया और इसको खुला छोड़ दिया तो क्या हुआ, इसमें जीव उत्पन्न हो गए, ठीक है, इसमें जीवाणु आ गए। तैसे उन्होंने क्या कहा कि जब हमने पैक किया था, बंद था, तब उसको बाहर से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाया, बाहर से कोई भी जीवाणु या कोई भी जीवित कोशिका अंदर नहीं जा पाई, इसलिए किसी भी जीव का विकास नहीं हो पाया। लेकिन जैसे हमने बाहर से इन्वायरमेंट को टच कराया और बाहर से उसको जगह मिल गई अंदर जाने के लिए जीवित कोशिका का, तो अंदर ग्रो कर गए। और उन्होंने इन सब को प्रयोग के द्वारा जो पिछला मत था वहाँ फ्लॉप कर दिया गया और यहाँ बताया गया है। और इसके सिद्धांत को दिया बिरचोव महोदय ने, कहा कि जीव से जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। अगला टॉपिक आपका दिया है नाल एंड रस्का। नाल एंड रस्का, आपने पढ़ा था कि जो रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका का खोज किया था, कोशिका सिद्धांत को दिया था, ठीक है, कोशिका को खोजा था, कारकों को देखा था। उन्हीं के सिद्धांत पे आधारित, उन्हीं के सिद्धांत को देखते हुए, उनके जो सूक्ष्मदर्शी था उसी का सैंपल लेके, उन्हीं के आइडिया पे, जो नाल और रस्का नामक जो वैज्ञानिक थे, 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने वर्क शुरू किया, काम शुरू किया, और काम शुरू करके एट लास्ट सर्वप्रथम सबसे पहले इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को बना दिया। किसका खोज किया, बनाया? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। किसको बनाते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। किस सन में? सन 1940 ईस्वी में,
ज्यादा दिन नहीं होगा। 1940 ईस्वी में नल और रस्का नामक दो वैज्ञानिक ने रॉबर्ट हुक के सिद्धांत पर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को बनाया। ठीक है, आई थिंक आप लोग इतना समझ में आ गई होगी। हम लोग आगे देख लेते हैं। ये सेल से रिलेटेड कुछ वैज्ञानिक के नाम थे। ठीक, आगे हम लोग देख लेते हैं कि सेल कोशिका की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो इसका हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, कोशिका की विशेषताएं। एक कोशिका में क्या क्या विशेषता होती है। तो सबसे पहली विशेषता जो है कोशिका की, जो कोशिका होती है जीवित सेल होती है, जीवित सेल होती है। साथ ही साथ वह स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से वह नए सेल का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं कि कोशिका स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता रखती है। कोशिका जो है स्वतंत्र रूप से गुणन करने की क्षमता रखती है। मतलब एक कोशिका, दो कोशिका में, चार कोशिका में स्वतः विभाजन का इनमें गुण पाया जाता है, गुणन करने की क्षमता इनमें पाई जाती है। ठीक है, आगे है कि इनमें जो कोशिका होती है स्वतः, ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्वतः विभाजन का गुण पाया जाता है। ठीक है, फिर आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि इनमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं। तीसरा पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, इनमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती है। ठीक है, इनमें रासायनिक संगठन भी पाया जाता है। इनमें कई प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। ये मुख्य था, ऐसे ही बहुत सारे विशेषता है कोशिका के। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न जीवों में कोशिका का संगठन, जीवों किस प्रकार की कोशिका होती है, कितने टाइप्स की होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। वीडियो लंबा हो रहा है और आप लोग बोर हो रहे होंगे, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो वैसे आप लोग जान लीजिए कि जो कोशिका होती है उनका मुख्य रूप से दो प्रकार है। एक है एक कोश की, दूसरा जो है बहुकोश की। एक कोश की का मतलब होता है कि ऐसे जीव जिनका निर्माण सिर्फ एक कोशिका से हुआ है, उनकी सारी क्रियाकलाप एक कोशिका में हो रही है, तो वो एक कोश के यूनिसेलुलर कहलाते हैं। और जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है वह बहुकोशिकी कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में आप आंसर जरूर देंगे। ठीक है, कमेंट में जो भी क्वेश्चन किया गया है उसका आंसर देंगे। अगर जो चीजें आपको समझ में नहीं आई होगी उसको पूछेंगे जरूर। ठीक है, थैंक यू।